हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में बच्चों पहले भी आपको आइडिया है और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से एक बार फिर से। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल सेपरेशन टेक्निक है जो कि साइंस की हर ब्रांच के अंदर यूज की जाती है। क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो तो रशियन के थे और उनका नाम था माइकल टेस्वेट। उन्होंने 1903 में क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफाई किया। और किसके बेस पे आइडेंटिफाई किया? उन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्लांट से क्लोरोफिल और जेंथोफिल को अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अगर इसको हम स्प्लिट फॉर्म में लिखे बच्चों, क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कलर राइटिंग, यानी कि कलर के बेस पर आप अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी इन्होंने, जो रशियन केमिस्ट थे बच्चों, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्लांट से जो क्लोरोफिल है, जेंथोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, इन सबको अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। तो क्रोमेटोग्राफी में चाहे किसी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी हो बच्चों, दो चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और दो ही चीज उसमें मेन होती है उसके प्रिंसिपल को जानने के लिए। सबसे पहली जो होती है बच्चों वो होती है आपका स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। जब ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफाई किया था, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, जो स्टेशनरी फेज है उसको एज ए कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया और जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज की फॉर्म में उसने क्या किया, हाइड्रोकार्बन को लिया। अब क्या होता है कि जो एनालिस्ट थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम ईथर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से और उसके बेस पे, कलर के बेस पे बहुत सारे कंपोनेंट को अलग कर दिया। जैसे मान लीजिए उनको येलो कलर जो कंपोनेंट मिला उसको उन्होंने बोला जेंथोफिल है जी ये। उसके बाद ऑरेंज कलर का जो कंपोनेंट मिला उनको उन्होंने बोला ये तो कैरोटीनॉइड्स है। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट मिला, ग्रीन कलर जो मिला उसको उन्होंने बोला ये तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रीन, जो हम बचपन से ये क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं, वही जो ग्रीन कलर है प्लांट के अंदर, या ये कहें कि पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, ये तो बहुत से, जब से हम साइंस जानने लगे शायद तब से ही हम इसका आंसर देते आ रहे हैं। भाई इसकी वजह से ये इसलिए होता है ग्रीन कलर पत्तों का प्लांट्स के अंदर कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो बच्चों फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट में तो वो ऑटोट्रोफ्स नहीं कहलाएंगे। और ऑटोट्रोफ्स तो वही होते हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी होगी बच्चों क्लोरोफिल के बारे में। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये किसने डिस्कवर की, ये कैसे डिस्कवर हुई, ये मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। अभी बच्चों हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, तो इसको हम एक सिंपल वर्डों में जान लेते हैं और ये आपको थोड़ा सा बच्चों आइडिया भी है। इसमें क्या है, इसको मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया है कि जो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज पर। तो अगर अब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल है, मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, या ये कहो कि मैंने रेड कलर और ब्लू कलर और ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, ये चारों कलर को आपस में मिक्स कर दिया और आपसे कहा कि भाई इनको क्या करें, आप सेपरेट करो। तो आपके पास एक सबसे अच्छा मेथड होगा क्रोमेटोग्राफी। उस क्रोमेटोग्राफी के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इन चारों कलर को फिर से अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड कर रहा है उसकी स्टेशनरी फेज पर। किसकी स्टेशनरी फेज पर? जो भी आप यूज कर रहे हो किसी भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। मैंने आपको अभी भी बताया था बच्चों कि क्रोमेटोग्राफी में दो ही चीज होती है मेन, एक होती है स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज को हम फिक्स फेज भी कहते हैं क्योंकि वो फिक्स रहती है, एक ही जगह रहती है, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली जाती जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। लेकिन
जो मोबाइल फेज है उसको हम बोलते हैं मूविंग फेज। मूविंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होती है। तो बच्चों हम प्रिंसिपल को उसको जान लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल ये कहता है जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको किसी स्टेशनरी फेज से पास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हमारी मोबाइल फेज है, ये हमारी स्टेशनरी फेज है, ये फिक्स फेज है और ये मूविंग फेज है। तो बच्चों क्या कर रहा है वो कि जब किसी सॉल्यूशन को जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किसी स्टेशनरी फेज से पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो स्टेशनरी फेज है और ये जो मोबाइल फेज है इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ प्रभाव होता है। तो अगर स्टेशनरी फेज, ये 4 उंगली मान लीजिए मेरे, ये 4 कंपोनेंट है, ये जो 4 कंपोनेंट है ये स्टेशनरी फेज चारों के चारों कंपोनेंट के साथ एक जैसा इंटरेक्शन नहीं करेंगी शो। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है चारों सोल्यूट की सबकी अलग अलग है, वो अलग अलग है, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी फेज का बिहेवियर भी चारों कंपोनेंट के साथ बच्चों अलग अलग होगा। तो मान लीजिए ये वाली सबसे जो लिटिल फिंगर है इसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, तो ये सबसे पहले इंटरेक्ट होगा। अब जब ये सबसे पहले इंटरेक्ट होगा तो इसका रिजल्ट भी सबसे पहले आएगा। अगर मेरी ये वाली फिंगर है जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, ये फिंगर मेरी सेकेंड टाइम इससे लिटिल फिंगर से कम इंटरेक्शन है, लेकिन इंटरेक्शन इन दोनों से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसके बाद इसका इंटरेक्शन होगा, इसका रिजल्ट सेकंड टाइम में होगा, मिडिल फिंगर का थर्ड टाइम में, और ये जो आपकी ये वाली फिंगर जो बची हुई रेस्ट ऑफ द फिंगर उसका सबसे लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी सबकी चारों फिंगर की अगर प्रॉपर्टी अलग अलग है तो इनका इंटरेक्शन भी मोबाइल फेज पर चारों अलग अलग ही होगा। अब जब ये अलग अलग इंटरेक्शन होगा तो इनका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा, अलग अलग इंटरेक्शन होगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा, तो इनको आइडेंटिफाई भी आसानी से कर लिया जाएगा। तो ये होता है बच्चों इसका प्रिंसिपल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में दूं, ये आपको लिखने वाली बात है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो प्रिंसिपल है हम इस तरह से दे सकते हैं, व्हेन ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन इज पास्ड थ्रू अ स्टेशनरी फेज, then the interaction between the solute and stationary phase will occur, and solute with different properties are separated. It is based on differences in these interaction. So this is the principle of chromatography. अब एक चीज बच्चों मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, ये जो भी हम लोग, चलिए उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। अब बच्चों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में क्या है बच्चों, जब हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए, इनकी अलग अलग क्लास को बताने के लिए बहुत सारे बेस है। हम सिर्फ एक बेस पे इसको कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बेस है। मान लीजिए प्रिंसिपल का बेस हम उठा लेते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बेस पे देखें तो प्रिंसिपल के बेस पे क्रोमेटोग्राफी 5 तरह की होती है। एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तीसरी होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, चौथी होती है साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी, एंड लास्ट वन इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसके अंदर इंटरेक्शन जो होता है वो एडजॉर्प्शन के बेस पर हो। दूसरा जो आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें जो प्रिंसिपल है वो उनका पार्टीशन है, यानी कि पार्टीशन के बेस पे उनको डिवाइड कर दिया गया है। तीसरा आयन एक्सचेंज के बेस पे। आयन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो स्टेशनरी फेज पर जो आयन्स हैं वो मोबाइल फेज के अंदर जो सॉल्यूशन है हमारा, उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उस पे जो आयन है उनके आपस में इंटरेक्शन पे स्टेशनरी फेज पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके आयन आ जाएंगे, और जो स्टेशनरी फेज पर जो आयन्स है वो सोल्यूट पार्टिकल पे चले जाएंगे। आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा किस का, मोबाइल फेज के पार्टिकल्स का और आपके पार्टिकल्स ने उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयंस। सॉरी, मोबाइल फेज पर जो आयंस प्रेजेंट है उनका इंटरेक्शन किसके साथ, जो आपके स्टेशनरी फेज है उन पर
जो आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में। मोबाइल फेज में क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, आपके सोल्यूट प्रेजेंट है। तो अब सिंपल से हम बनाते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस: एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूसिव और एफिनिटी। तो इसमें सबसे पहले मैंने एडजॉर्प्शन बताया। एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जो स्टेशनरी फेज है और जो सोल्यूट पार्टिकल टू बी प्रेजेंट इन सोलवेंट इट इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन, उनकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। किसकी सरफेस पर, ये आपका जो स्टेशनरी फेज है उसकी सरफेस पे। दूसरा पार्टीशन, पार्टीशन के बेस पर क्या होता है कि बच्चों पार्टीशन हो जाता है, जितने भी हमारे सोल्यूट हैं और जो हमारी स्टेशनरी फेज है उनके बीच में पार्टीशन आ जाता है। पार्टीशन के बेस पर अलग अलग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तीसरा आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज पर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो मैट्रिक्स बनाई जाती है, जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो मोबाइल फेज जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स है उसमें जो आयंस है उनके आयंस स्टेशनरी फेज पर और स्टेशनरी फेज के आयन सोल्यूट पार्टिकल्स में आ जाते हैं। तो वो होते हैं उनके आयन एक्सचेंज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ा सा समझाया था। एफिनिटी का मतलब होता है जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी स्टेशनरी फेज की, उसका सेपरेशन पहले होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ फेजेस। फेजेस के बेस पर, यानी कि जो पोलैरिटी ऑफ फेजेस है, इसका मतलब जो फेज यूज कर रहे हैं हम, तो उसकी जो पोलैरिटी है या नॉन पोलर है वो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 क्लास में। नंबर 1 इज नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और नंबर 2 इज रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों, उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज हमेशा पोलर रहेगी। कोई ऐसी चीज ली जाएगी जिसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो हमेशा पोलर होगी, उसमें पोल्स रहेंगे, और जो मोबाइल फेज रहेगी वो हमेशा नॉन पोलर रहेगी। नॉन पोलर का मतलब जो आप लिक्विड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए लिक्विड, गैस, कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं तो वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, उसमें पोलर्स नहीं बनने चाहिए। तीसरा, अब उसके अलावा जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है, जो कि पोलैरिटी ऑफ फेज का ही सेकेंड पार्ट है या उसका सेकेंड क्लास है, दैट इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगी बच्चों वो हमेशा नॉन पोलर होगी और जो मोबाइल फेज होगी वो हमेशा पोलर होगी। ये था प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ फेजेज। नेक्स्ट वन इज बच्चों अकॉर्डिंग टू द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के बेस पे क्रोमेटोग्राफी को हम क्लासिफाई करते हैं 3 क्लास में। नंबर 1 लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और नंबर 2 हमारी होती है गैस क्रोमेटोग्राफी और नंबर 3 जो होती है उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। जो लिक्विड फेज है, क्योंकि बच्चों हम मोबाइल फेज के बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो मोबाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमेशा जो मोबाइल फेज होगी वो लिक्विड होगी। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमेशा जो मोबाइल फेज होगी वो गैस होगी, और जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है होती है उसके अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज यूज की जाती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए मोबाइल फेज यूज किया जाता है। अब बच्चों ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें बहुत सारे, जिसमें सब मोबाइल फेज, जो आपकी मोबाइल फेज होगी वो लिक्विड होगी, जैसे कि हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी मोबाइल फेज लिक्विड होती है। हमारे थिन लेयर TLC जिसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसमें भी मोबाइल फेज कैसी होती है, लिक्विड होती है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लिक्विड होती है। जो फ्लैश है या जो आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर भी हमारी मोबाइल फेज लिक्विड होती है, और जो एफिनिटी बेस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो भी हमारी उसमें भी लिक्विड फेज को ही एज अ मोबाइल फेज यूज किया जाता है। जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ गैस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, आर्गन गैस होती है, इनको एज ए मोबाइल फेज हम यूज करते हैं। और ये बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कैसी होगी, लिक्विड गैस होगी, और सॉलिड फेज वो स्टेशनरी फेज कैसी होगी, सॉलिड होगी। और जो हमारी GLC होती है इसको हम बोलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज हमेशा कैसी होगी, गैस होगी, और लिक्विड फेज क्या होगा उसमें, स्टेशनरी फेज होगी।
ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेस पर भी हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई कर सकते हैं। ज्योमेट्री के बेस पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो ज्योमेट्री के बेस पर बच्चों हम ये कह सकते हैं, जो दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक होती है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे कि हमारे इसके एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी और एचपीएलसी। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जैसे बच्चों एचपीएलसी हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, साइज एक्सक्लूसिव हो गया या एफिनिटी हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी and what is the principle of chromatography and how to categorize and how many types of chromatography is there. So chromatography based on in various way on the according chromatography classify on the basis of principle. Chromatography classify on the basis of polar phase and polarity of phase, and chromatography classify on the basis of mobile phase. Chromatography classify on the basis of geometry. तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका क्रोमेटोग्राफी का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।